केयर इन इलनेस। तो इसमें बताया गया है, इस पूरे पिरामिड में बताया गया है कि जो 3 फॉर्मेशन होती हैं, जिसमें कि आपकी पहली होती है केयर इन इलनेस, दूसरी एडिक्वेट न्यूट्रिशन और तीसरा होता है इम्यूनाइजेशन। जब हम किसी पिरामिड के तीनों एंगल कंप्लीट कर देते हैं तो बच्चा क्या होता है, ऑटोमेटिक हेल्दी रहता है। तो ये अंडर 5 क्लिनिक है जो आपके बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल से निकल के आए थे, जिसमें अर्ली डायग्नोस ट्रीटमेंट, एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट, रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज क्या होती हैं? रेफरल सर्विसेज होती है कोई भी बच्चा या कोई भी मदर या कोई भी पेशेंट जब बीमार होता है और किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो ठीक नहीं हो रहा है या वहाँ पे जो आपके सोर्सेज है वो कम है, तो अच्छे सोर्सेज देने के लिए जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, लाइक दैट पीएचसी सीएचसी से हमने मान लो सिविल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल से पीजीआई में ट्रांसफर कर दिया, तो इस सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट के इस सिस्टम को हम रेफरल सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिक बच्चा जो होता है उसकी केयर ट्रीटमेंट रेंडर्ड बाय द ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर। तो ये ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर जिसको अपने काम की पूरी नॉलेज है, जो स्किलफुल है, उस पर डिपेंड होता है। रिसर्च स्टडी वर्क होता है, ऐसी कोई नई बीमारी जिसका भी सॉल्यूशन ढूंढना है तो उस पर रिसर्च वर्क होता है। लाइक दैट अभी आपकी गई है कोरोना, किसी ने तो इस पर रिसर्च की होगी, तभी जाके क्या है कि जो इसकी जो मेडिसिन है वो बन के आई है। क्या नाम है इसकी मेडिसिन का? कोरोना में जो मेडिसिन इफेक्टिव इंडिया में यूज हो रही है वो उस मेडिसिन का क्या नाम है? हाँ, कोविड-19 वैक्सीन के नाम से इसको जानते हैं, कोविड वैक्सीन के नाम से। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन 5 साल से छोटे बच्चे को देखो हम क्या देते हैं, अर्ली 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, पूरा 1 साल तक हम लोग क्या देते हैं, सेमी सॉलिड फूड देते हैं, उसके बाद हम उसको सॉलिड फूड पे डाल देते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों में न्यूट्रिशन का एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जो हेल्थ वर्कर है उसको क्या करना है, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है ताकि वो बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवाए, वीनिंग क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है और क्या इसकी जरूरत होती है बच्चों में, ये सारी चीजें बतानी। ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, अब बच्चों में न्यूट्रिशन डिसऑर्डर कौन सा होता है? PEM होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें आपका क्वाशियोकर और मरासमस 2 तरह के डिसऑर्डर हैं जो आते हैं। तो अंडर 5 मैं अभी चल जाऊँ क्वाशियर में कितना आया है मरासमस में मून लाइक फेस होता है, जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, पफीनेस आ जाती है क्वाशियोकर में, उसको सूखना रोग लगता है। बच्चा क्या होता है, हड्डियां रिब्स सारी चीजें दिखती है, फेस पे बुढ़ापे की तरह झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये होता है मरासमस क्वाशियोकर। और इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज कहीं भी आती है तो पहला डिसऑर्डर हमेशा मरासमस आता है, क्वाशियोकर कभी नहीं होता। तो पहले डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बच्चा है वो अपनी एज से नॉर्मल से ज्यादा दिखाई देता है, स्वेलिंग ज्यादा आई होती है, बड़ा सा पेट होता है उसका, तो वो भी क्या होता है, मालन्यूट्रिशन की वजह से होता है और वाटर की वजह से होता है। और सेकंड क्वाशियोकर में सब कुछ इसके उल्टा होता है। हेयर हम लोग फिट हो जाएंगे, सिर में जो गैप आ जाएगा, हेयर्स पे इतना गैप आ जिसमें आप बोल देते हैं ना कि छिद्रे बाल है, ये चीज हो जाती है। तो इनको पहचानने का बेस्ट तरीका है हमेशा मरासमस ही पहले पे आता है। जैसे डायबिटीज 1 और 2, डायबिटीज 1, 2 ये भी एक डिसऑर्डर होते हैं, इसको आप डायबिटीज मेलाइटस भी बोल देते हो, डायबिटीज इंसिपिडस भी बोल देते हो। डायबिटीज 1 जो होती है आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, डायबिटीज 2 है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो इसमें आपको क्या है, अपनी जैसे आप सेटिस्फाई होते हो ना वैसे इसको याद करो, इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस ऐसे करके याद करोगे तो आपको इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में ही नहीं आएगा। डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 करके करोगे तो हमेशा ये याद रहेगा, डायबिटीज 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट या आपका क्या आता है, ऐसा डायबिटीज जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती, और डायबिटीज 2 में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है, नॉर्मल से ज्यादा क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस का नाम लेके याद करोगे तो इसके साइन सिम्टम आपको कभी याद नहीं होंगे। वैसे डायबिटीज प्रेगनेंसी इंड्यूस भी होती है, डायबिटीज कई तरह की होती है, ठीक है। बेसिकली हम MS 1-2 में 2 तरह की डायबिटीज पढ़ते हैं, तो सेम यही चीज है। तो इसमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन में सिर्फ आपको ये बताना है कि बच्चे को हम कितने टाइम तक कैसा न्यूट्रिशन देते हैं। ये एक सिंपल सी चीज है जो घरों में जिससे छोटे बहन भाई हैं तो उनको पता भी होगा कि हम बच्चे को क्या खिलाते हैं। इन्होंने दे दिया अटेम्प्ट टू मेड आइडेंटिफाई अर्ली ऑनसेट ऑफ ग्रोइंग फेलियर, जो बच्चा फेल हो चुका है, ग्रो नहीं कर रहा है, डेवलप नहीं कर रहा है, तो जो एक्टिविटी हम अंडर 5 क्लिनिक में करते हैं वही इसमें भी करेंगे, यानी कि अर्ली ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है,
every 2 month during the second year third month चेकअप। तो इसमें इन्होंने क्या बोल दिया है, बच्चे का लगातार आप चेकअप करते रहो। हर 3 से 6 महीने में बच्चे का एक हेल्थ चेकअप होगा और बच्चे को चाइल्ड हेल्थ कार्ड मिलेगा, जो कि आपको अगले पेज पे दे भी रखा है, ये दे रखा। यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ये बताती है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो किस साइज में, किस शेप में हो रही है। फूड सप्लीमेंट, बच्चों को फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों का राशन आता है कि जो मदर फादर है, कि जो बैकवर्ड क्लास है, कोई भी ऐसी क्लास जो अपने बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही है, तो वो क्या करते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है उनको, जो आपकी हेल्थ एजेंसीज है वो उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देती है। जैसे स्कूल्स में भी मिड डे मील देते हैं, तो ये मिड डे मील क्यों दिया जाता है, क्या रीजन है मिड डे मील देने का? बच्चा घर से भूखा नहीं आता, इसका मेन एम क्या रहा था। और देखो भाई, जिसके घर पे सब कुछ खाने के लिए है, हमारे माइंड में एक धारणा है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते ही नहीं है। अदरवाइज सरकारी स्कूल में क्या होता है, टीचर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनको इंटेलिजेंसी लेवल उनका प्राइवेट टीचर से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बच्चे को सीरियस लेते ही नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी कभी नहीं लेते वो बच्चों की। मिड डे मील शुरू करने का मेन मुद्दा था, एक तो जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, जिसके घर वाले पढ़ाते ही नहीं है, उनको एनकरेज करना कि एक टाइम में खाने के लोग में वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। पहला था ये कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों की संख्या है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है, वो बढ़ जाए, काम का बिठा के सैलरी टीचर को ना दी जाए, ठीक है। और दूसरा रीजन था सेम वही, ऐसी फैमिली जो 3 टाइम का खाना अपने बच्चे को नहीं दे सकती, प्रॉपर डाइट नहीं दे सकती जिसकी बच्चे को नीड है, तो कम से कम एक टाइम में हम उन बच्चों को सप्लीमेंट्री फीडिंग दे पाए कि 2 टाइम तो चाहे तो कुछ खाओ या ना खाओ, लेकिन उस एक टाइम में हम बच्चे को ऐसा खाना दें कि उसके 2 टाइम की कमी भी पूरी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमेशा ही इंडियन सोसाइटी में हम पेट भर के खाना, हैवी डाइट कब लेते हैं, ना सुबह लेते हैं ना शाम को, हम दिन में हैवी डाइट लेना पसंद करते हैं ताकि शाम तक काम होए तो वो डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू फूड, अगर फूड कैपेसिटी देखी जाए तो गवर्नमेंट है या जो हमारे जी है, जो आपके न्यूट्रिशन प्लानर होते हैं, ये क्या बोलते हैं, हमेशा ही आपको है हैवी डाइट मॉर्निंग में लेनी चाहिए। मॉर्निंग में उठते ही आप हैवी डाइट लो, जिससे क्या होगा, वो शाम तक पच जाएगी जितना आप काम करोगे। लेकिन मॉर्निंग में तो मेरे ख्याल में इसी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो घर से खाना खा के आते होंगे, मैं खुद भी नहीं खा के आती, ठीक है। क्योंकि हमें इतनी जल्दी जहाँ घर से बाहर निकलना होता है तो हमें टाइम नहीं मिलता, तो वो कभी हम कब पूरी करते हैं, हम अपने लंच में वो चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो मॉर्निंग में हमने स्किप की। और शाम को तो वैसे भी खाना बिल्कुल लाइट खाना चाहिए, हैवी डाइट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप आज क्या होता है, आपकी बॉडी इनएक्टिव रहती है, वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। और एडिक्वेट टाइम क्या होता है लंच करने का, लंच करने का एडिक्वेट टाइम होता है 12 से 1 o'clock, आप इसमें अपना लंच कर सकते हो। लेकिन डिनर करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले डिनर कर लेना, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, 6 बजे का ऐसा टाइम होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमोगे फिरोगे, किसी से बात करोगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हो तो वो टोटली हमारे डाइजेशन को क्या कर देता है, वीक कर देता है, क्योंकि बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, हम सोते हैं, खाना पचता नहीं है, रात को कई बार भाई मान लो करवट वरवट लेते हो, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो क्या होता है, वो उल्टी लग जाती है। तो क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम 7 to 8 होता है, 8 o'clock, देन 12 to 1 o'clock, और जो आपका नाइट का डिनर होता है वो होता है 6 o'clock। लेकिन 6 बजे तक मेरे घर से कोई नहीं खाता, ठीक है, खा लेना चाहिए। ICDS प्रोजेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर की कम्युनिटी में करवाया था, ICDS में भी बच्चों के लिए यही स्कीम आई थी। ये है इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन ये बच्चे का अधिकार है, राइट है कि गवर्नमेंट जो फ्री फैसिलिटी बच्चे को दे रही है वो उसे प्रोवाइड की जाए। हेल्प वर्कर मोटिवेट करते हैं कि भी अपने बच्चे को आप कहाँ लेके आओ, कैंप में लेके आओ, अपने बच्चे को मेडिसिन पिलाओ और वापस से घर लेके जाओ। ये धारणा अभी बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, कैसे गड़बड़ा गई थी कि बीच में जो हमारा ये कोरोना का जो टाइम में है ना, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि नॉर्मल से बर्थ बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई। लड़कियां पैदा होने का मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो फीमेल होती है उसके पास XX क्रोमोसोम होते हैं, आदमी के पास Y क्रोमोसोम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हल्का लड़का ही हो। तो लड़कियों की जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा हमारे कोरोना टाइम में देखी गई है। तो किसी ने ये अफवाह फैलाई कि जो प्रैक्टिस के आप इंजेक्शन लगाते हो इम्यूनाइजेशन में जो फ्री लगते हैं, उसमें मोदी ने लड़के पैदा होने की दवाई खिला रखी है, मिसकंसेप्शन था ये।
ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रेग्नेंट लेडियों ने क्या किया था कि टेटनस लगवाया भी नहीं था, गवर्नमेंट टेटनस इंजेक्शन नहीं लगाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाया है। ठीक है, तो ये जो इम्यूनाइजेशन है ये हमारा राइट है, बाय बर्थ राइट है कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटी हमें फ्री देती है उसको हम ले, लेकिन इंडियन कल्चर इंडियन सोसाइटी फ्री की चीज यूज नहीं करती। पैसे लगाए अपने बाद तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फ्री की चीजें हम यूज करना पसंद नहीं करते हैं। फैमिली प्लानिंग, ये अब फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन ये इन्होंने एडिशनल दे दी है। ठीक है, इस पिरामिड में 3 ही चीजें आती हैं, और जब भी ये क्वेश्चन आता है या कहीं पे आपको ये सिंबल मिलता है तो ये सिंबल आपका शो करता है ये अंडर 5 क्लिनिक है। अगर इसके अलावा भी ये सिंबल कहीं पे है तो मींस अंडर 5 क्लिनिक से रिलेटेड कोई एजुकेशन इस जो हेल्थ सर्वे है या हेल्थ चेकअप उसमें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जो कि हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नियोनेटल चाइल्ड इलनेस इसको छोड़ दो। चाइल्ड लेबर या चाइल्ड अब्यूज, ये सोशियोलॉजी में सोशल प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन हुआ है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर में हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जब किसी खतरनाक जगह पे या आपका ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे की जान जाने का खतरा है वहाँ पे हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाते हैं। जैसे कि मान लो कोई खदान है या कांच की फैक्ट्री है या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे क्या होता है आग लगने का या जान जाने का रिस्क रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कि जब कोई बच्चा क्या करता है 18 साल से पहले अपनी आजीविका कमाने के लिए या अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करता है, पैसे लेता है काम करने के लिए, तो उसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं, जो कि ये सोशल वेलबींग के अंदर नहीं आता, ये एक क्राइम होता है जब हम पढ़ने लिखने के बच्चे से काम करवाते हैं। देन आप इसके कोज लिख सकते हो, जैसे आपने सोशियोलॉजी में किया है सेम ऐसे ही यहाँ भी करना है। कोजेस में क्या आ सकता है भाई, कोवेरिटी आ सकता है, मदर फादर उसके ये है क्या बोलते हैं इलिटरेसी, अनपढ़ता आ सकती है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो ये आ सकती है, अल्कोहलिज्म हो घर में जैसे फादर अल्कोहलिज्म करता हो, दारू वगैरह पीता हो, फैमिली का साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ये इसके कोज बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी सीधी मैनेजमेंट आती है। सीधी मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले हम जो लॉ और लेजिस्लेशन बनाई है गवर्नमेंट ने वो फॉलो करते हैं। अगर हमें ऐसे बच्चे कहीं पे दिखते हैं तो हम उनको कहाँ भेज देते हैं, बाल संरक्षण गृह में भेज देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करें, पढ़ लिख सके और लाइफ में अच्छे तरीके से शुरू कर सके। लोगों को एजुकेशन देते हैं, कैंप लगाते हैं, और क्या कर देते हैं कि अगर किसी कहीं पे हमें ऐसे बच्चे दिखते हैं वहाँ जबरदस्ती से काम करवाया जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं पुलिस कंप्लेंट करके उनको बचा लेते हैं। इसकी मैनेजमेंट रहेगी। ये क्वेश्चन आपका ऐसे डिफाइन होगा चाइल्ड लेबर का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन दे रखे हैं, ये तो बैगर वगैरह जो होते हैं। एक आप इन्होंने दे रखा है जेंडर वाइज। जेंडर वाइज क्या होता है, इंडियन सोसाइटी में हमेशा ही लड़के और लड़की में भेद किया जाता है। ठीक है, उसको जेंडर वाइज बोला जाता है कि लड़के को हम बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, जबकि लेकिन लड़की को हम ट्रीट नहीं करते हैं। लड़की हमेशा ही आपको बहुत ज़्यादा लड़कियाँ अंडरवेट मिलती हैं, क्योंकि जैसे ही लड़के में सेकेंडरी चेंजेस होते हैं लड़की में भी होते हैं। लड़का बड़ा होता है तो हम उसको डाइट अच्छी देना शुरू कर देते हैं, खाना छोड़ा तो स्टेडियम में घूमने फिर जाओ, वही सब बढ़िया डाइट चाहिए। लेकिन सेम वही डाइट लड़की को भी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हार्मोन चेंज तो उसमें भी हो रहे हैं। लेकिन हम लड़की को प्रेफर नहीं करते, तो उनको कराए रहना, आगे जाके किसी का गर्भ स्थान है। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जेंडर वाइज में ही आपका क्या होता है, जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लड़की और लड़की में भेद करते हैं। इसके कॉजेज तो हमारी जो मिसकंसेप्शन है, सोशल मिसकंसेप्शन है, वो इसका पहला कॉज बनती है। दूसरा हमारा कल्चर कस्टम बनते हैं। तीसरा हमारा लेजिस्लेशन बनते हैं, जो लॉज हैं पहले चलते थे वो बनते हैं। चौथा थिंक ऑफ सोसाइटी पीपल, हमारे सोसाइटी में जो लोगों की सोच है वो बनती है। मैनेजमेंट में जो लड़कियों के लिए कानून बनाए गए हैं हम उनका सहारा लेते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि लड़का और लड़की समान है, और क्या करते हैं कि जो ये आजकल जो लड़कियां ग्रो अप कर रही है उसका एक चार्ट बना के और हम लोगों को डेमो देते हैं। ठीक है, डेमो वैसे पार्ट एजुकेशन का ही है, लेकिन इसकी ज़्यादा बड़ी मैनेजमेंट नहीं होती है, तो इसीलिए इस एजुकेशन वर्ड को भी हमें तोड़ तोड़ के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और जो जैसे ये होते हैं नुक्कड़ प्ले होते हैं, नुक्कड़ प्ले समझते हो, आजकल तो नहीं होते लेकिन पहले होते थे, जब हमें किसी को किसी चीज़ के बारे में शिक्षा देने के लिए हम गेम्स किए जाते थे, प्रोग्राम किए जाते थे, पपेट शो होते थे। पपेट समझते हो क्या होते हैं, कठपुतलियों के शो, ये पहले होते थे, ड्रामा बोलते थे इसको, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ये आजकल नहीं होते हैं। कैंप वगैरह जेंडर वाइज के लिए हम वो लगाते हैं। तो ये आपका जेंडर वाइज था। उसके बाद फीमेल फेटिसाइड,
फीमेल फेटिसाइड का मतलब होता है जब हम गर्भ में की लड़की का डेथ सेक्स टर्मिनेट करवा के मार देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। सेम कोज आपके जेंडर वाइज वाला यहाँ भी बनेंगे। चाइल्ड अब्यूज ये आपका सोशियोलॉजी में हो चुका है। तो ये सारी क्या है, हमारी सोशल प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेट हो या क्लास एंड कास्ट हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बच्चों में भेदभाव करते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना करेंगे, उसके बाद कल देखेंगे क्या ही करना है। कल के लिए भी वैसे इन्होंने शेड्यूल दे रखा है।